पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पे रख कर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो आप सोच रहे हैं कि आज डॉक्टर प्रतीक्षा क्या कर रही है, गाने गा रही है दिल के चैन का। दोस्तों, आज आईपीसी हेल्थ केयर शो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर रही हूँ एंड इट इज परफेक्ट। एंड ये हमेशा हमारे दिल का जो चैन है, ब्लड प्रेशर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका हार्ट डिजीज के साथ भी बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर का हार्ट डिजीज के साथ कैसे कनेक्शन है। और बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते रहते और थक भी गए हैं। तो आज हम, जैसे मैंने ये जो क्लासरूम एपिसोड शुरू किए है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी दर्शक यहाँ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत दूर रहते हैं, हमारे पास आ नहीं सकते। तो चलिए आज सीख लेते हैं कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या है उसकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% लोगों में तो ब्लड प्रेशर साइलेंट होता है। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस ये होगी कि व्हेनेवर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ चेकअप टू अ जीपी, भले आपको सर्दी खांसी भी हो, लेकिन इन बिटवीन प्लीज अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा, ताकि अगर आप में साइलेंट ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा हो तो आप उसे जल्दी पकड़ पाएंगे। अभी ये जो ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली कैसे होता है, कि जैसा बोलते हैं ना, मेरा तो बीपी हाई है। सो व्हाट इज दिस हाई बीपी? अगर आप देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है हार्ट का मेन काम है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना। एक्चुअली ये जो वेसल्स है उसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अगर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो एज रिलेटेड होता है। एंड जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल कई लोगों को 40s 50s के बाद बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। दुख की बात यह है कि आजकल हमारे पास बहुत सारे नौजवान, यानी कि 15 साल 20 साल 25 साल के लोग भी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होकर आते हैं। ये लोग अक्सर कॉल सेंटर या मल्टीनेशनल्स या हाई प्रोफाइल बैंकिंग जॉब्स में होते हैं, जहां उन्हें एक्सेसिव स्ट्रेस होता है। तो ये जो आज का एपिसोड है, ये पूरे जो ब्लड प्रेशर के जो कॉजेज है उस पे, और कैसे हम रूट कॉज पे जाके उसे कंट्रोल करें, उस पे फोकस है। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इज अ मेजरमेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द आर्टेरियल वॉल्स। अगर ये फोर्स बढ़ जाता है तो जैसे आप देख रहे हैं कि नेचुरली ये जो आर्टेरियल वॉल है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं,
उस पे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, यानी कि वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है और ब्लॉकेजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन जो एज रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि कोई लोगों में अगर किडनी आर्टरी में स्टेनोसिस है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो पहले हम लोग रूट कॉज फाइंड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अभी जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि आजकल हम कोई कर्म करें तो उसका फल क्या है, तो सबसे पहले एक मैं बताना चाहूंगी कि लोग हाइपरटेंशन को काफी लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे एक बीपी की बीमारी है तो क्या है, ये गोली लेनी है और मुझे जीना है, माई बीपी इज वेल कंट्रोल्ड। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि 24 घंटे वो ऐसी कौन सी एक्शन करते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है। तो ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के लिए आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग जो मर्क्यूरी का जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसमें हम रीडिंग्स लेते हैं। दो प्रकार के रीडिंग होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जब भी हम जो साउंड्स सुनते हैं तो दैट इज द अपर रीडिंग, एंड जब भी साउंड्स गायब हो जाते हैं जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं दैट इज डायस्टोलिक रीडिंग। अभी WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाज 120/80, लेकिन जो करंट गाइडलाइंस है उसमें द ब्लड प्रेशर इज 115/75, यानी कि और गाइडलाइन स्ट्रिक्ट की गई है। तो अभी कौन से पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर के केस मानने चाहिए, तो ये हम गाइडलाइंस को स्टडी करते हैं कि कोई भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है उसको डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ऐसे देख के हम ब्लड प्रेशर लेवल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी अगर कोई पेशेंट घबराया हुआ है या कोई नए डॉक्टर के पास गया है तो टेंशन में भी उसका प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए हम उसे आराम से लेटने के लिए कहते हैं और फिर वापस उसे दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। जनरली द रूल ऑफ थंब इज कि 3 अलग अलग सिटिंग्स पे अलग अलग दिन पे अगर प्रेशर बहुत ही हाई है, जैसे कि बियॉन्ड 140/90, तो हम उसे हाइपरटेंसिव लेबल करते हैं। तो अभी यहाँ हम देखेंगे कि जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी 115/75 एंड लिटिल लेसर देन दैट। काफी बार अगर 100 और 70 से नीचे होता है तो इट बिकम्स हाइपोटेंशन। कई लोगों को लो बीपी की भी बीमारी होती है। अक्सरता ये यंग लड़कियों में या इसमें फीमेल्स में होता है कि कभी कभी अगर डाइट सही नहीं है, पानी कम पीते हैं, या कई बार उनका जो पोषण बराबर से नहीं होता है तो भी लो बीपी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है तो बॉर्डर लाइन में है बिटवीन 130 to 139 एंड 85 to 89, तो उसके हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। हम लोग जनरली मेडिसिन शुरुआत नहीं करते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी भी 3 स्टेजेस है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड ब्लड प्रेशर में जैसे यहाँ चार्ट में दिखाया गया है कि 140 to 159 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इज 90 to 99। मॉडरेट ब्लड प्रेशर में हम गिनते हैं बिटवीन 169 to 179 और डायस्टोलिक इज 100 to 109, एंड द लास्ट इज सीवियर जो ब्लड प्रेशर है दैट इज 180 एंड अबव एंड द डायस्टोलिक इज 120 एंड अबव। तो नेचुरली ये बहुत ही साफ बात है कि जितनी सिवियरिटी ब्लड प्रेशर की होगी उतने ही उसके ज्यादा गंभीर कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। तो अभी चलिए देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था लोगों की जानकारी के बारे में, दैट कि हाइपरटेंशन डजंट इवन स्पेयर द किड्स। जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक बच्चे का पिक्चर के आजकल नए छोटे बच्चों में भी जनरली 10 to 12 इयर्स ऑफ एज में, हमारे पास भी आजकल 15 साल या 18 साल के बच्चे ब्लड प्रेशर की बीमारी लेके आते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि बच्चों में तो कॉम्प्लिकेशन जल्दी हो जाता है ऑन देयर हार्ट, दे गेट स्ट्रोक्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स। तो ये जो न्यूबॉर्न्स के भी जो क्या ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स होने चाहिए 75/50, 1 ईयर 106/60, तो ये भी चार्ट की जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को अगर एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं किया गया है, और आज का जो मेन हमारा एपिसोड है वो है हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज, क्योंकि अगर हार्ट है तो आप है, कैसे जैसे कहते हैं ना कि जान है तो जहां है, तो वैसे ही ब्लड प्रेशर का एस्पेशली ब्लड वेसल डैमेज दैट इज नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस
और दूसरा है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। कई बार ब्लड प्रेशर के केसेस को हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट के मसल्स इतने थिक हो जाते हैं कि एक दिन सडनली लैंड अप विथ ब्रेथलेसनेस एंड देयर हार्ट फेल्स। तो लेट अस सी मोर अबाउट इट दैट ब्लड प्रेशर का जैसे आप देख रहे हैं कि स्पेशली हार्ट और किडनीज पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ब्रेन में स्ट्रोक हो सकती है। स्पेशली मुझे याद है एक केस के 35 ईयर ओल्ड एक हमारे पेशेंट थे जिनकी एज इट इज किधर तो यात्रा में गए थे और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया एंड इट वाज हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी इमरजेंसीज हो सकती है। कई बार हम पेशेंट कि मुझे नोज में से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से काफी सारे पार्ट्स पे डैमेज हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आईज में भी रेटाइनोपैथी हो जाती है, विजन इम्पेयर हो जाता है, आर्टरीज हार्डन हो जाती है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनीज में डैमेज हो जाता है। तो I have told lot about the complications. You should now focus on how can we prevent the complications, because that is the whole purpose of this episode. लेकिन ये सब आपकी जानकारी के लिए था और मोटिवेशन के लिए था कि डोंट टेक योर ब्लड प्रेशर लाइटली, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको अगर हार्ट डिजीज है और ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रूट कॉज होता है। अगर ये नहीं किया गया तो आजकल हमारे पास कई केसेस आते हैं कि हार्ट के प्रॉब्लम्स है, बाईपास हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, लेकिन दोबारा ब्लॉक्स हो जाते हैं बिकॉज द रीजन इज इफ द ब्लड प्रेशर इज नॉट कंट्रोल्ड एडिक्वेटली। एंड मेनी टाइम्स आई सी पेशेंट्स के ऑलमोस्ट उनकी 3 या 4 या 5 प्रकार की अलग अलग प्रकार की हाई डोजेस में मेडिसिन चलती है, उसके बावजूद प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आईपीसी में ऐसी कौन सी खास बात है या खास टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आईपीसी में क्या यूनिक मेथड्स है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि रूटीनली जो एक एलोपैथिक मैनेजमेंट होता है उसमें ड्रग्स दी जाती है, एंड ड्रग्स बेसिकली गो एंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, इट डज नॉट रिमूव द ब्लड प्रेशर। तो आईपीसी में यही फोकस होता है कि हाउ कैन वी गो टू द रूट कॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। रूट कॉज क्या हो सकता है ये पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज होता है हमारे लाइफस्टाइल में या हमारी पर्सनालिटी में। तो जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तभी हम देखते हैं कि डाइट क्या है, एक्सरसाइज लेवल्स कितने हैं और मेनली एटीट्यूड्स क्या है। अभी ये सब का हमारे प्रेशर पे असर होता है। तो इसके लिए पहले हम, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये कप्स है, ये कैसेट है जहाँ आपका 24 घंटा रिकॉर्ड किया जाता है, और हम एक आपको रिटर्न चार्ट देते हैं कि एट व्हाट टाइम से 10 o'clock यू हैड बीन टू ऑफिस, 12 o'clock यू आर इन अ मीटिंग, 2 o'clock यू आर हैविंग लंच। तो एक ऐसा आपका डेली चार्ट मांगा जाता है। फिर हम उसकी जो ट्रेसिंग्स है आपके वर्क के साथ स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि 24 घंटे में ऐसे कौन से क्षण है जहां आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। एंड कई बार हम लोग ने एनालिसिस किया है कि कई लोगों में मीटिंग्स के दरमियान या वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, स्पेशली शहरों में आजकल इतना सारा पोल्यूशन है, ट्रेन में, बस में, या इवन खुद की गाड़ी या ड्राइवर हो तो भी स्ट्रेस हो सकता है। तो हम हर एक केस में कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो स्टडी करते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया था, इट इज अ फोर्स एंड इट इज विच इज अक्रॉस द ब्लड वेसल्स। तो स्फिग्मोकॉर करके जो एक टेस्ट है जिसको हम लोग ने इंडिया में सेकेंड इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इट इज अ पल्स वेव एनालिसिस। ये बहुत ही आसान टेस्ट है। यहाँ उसका ये आप मॉनिटर पे देख रहे हैं कि आपके जो रेडियल आर्टरी जो यहाँ होती है उसे हम पल्स वेव, मतलब जो हम रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उससे हम पता करते हैं कि आपकी जो आर्टेरियल कंप्लायंस यानी कि आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी कितनी है। ये बहुत ही यूनिक रिपोर्ट है, क्योंकि कई बार हमें देखते हैं कि किसी की एज होती है 30 साल लेकिन अंदर उनकी आर्टरीज की एज होती है 40 साल, मतलब काफी प्रीमेच्योर एजिंग अंदर होता है।
कई बार हम देखते हैं कि हम जब ये हाथ पे ब्लड प्रेशर लेते हैं तो यहाँ ब्लड प्रेशर होता है 130-80, लेकिन दिल पे ब्लड प्रेशर होता है 150-90, मतलब हाथ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा है। या कई बार ये भी रिवर्स देखते हैं कि यहाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा है और हार्ट पे कम है। तो ये सब ट्रीटमेंट से हम एग्जैक्टली कितने मेडिसिन की आवश्यकता है, उसके डोजेस की कितनी आवश्यकता है, जिसे हम कहते हैं रैशनल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि आईपीसी में हमारा मानना ये है कि जितनी ड्रग्स जितनी मात्रा में जरूरी है उतनी ही देनी चाहिए, और अननेसेसरी जितनी भी ड्रग्स है उसे कट ऑफ कर देना चाहिए। तो पहले थरली इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम उसके बारे में एजुकेशन, मतलब ब्लड प्रेशर के जो कॉजेज, उसका एनालिसिस, हम वर्कशॉप्स लेते हैं। अगर स्ट्रेस इज द रूट कॉज, हमारे यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के काउंसलर्स है जो काउंसलिंग करते हैं। अगर मैरिटल प्रॉब्लम्स है तो वी डू मैरिटल काउंसलिंग। इफ इट इज रिलेटेड टू वर्क, सो वी टीच देम दैट हाउ कैन दे कोप अप विद द स्ट्रेस एट वर्क। मेनली इनको रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत होती है, इसके लिए हम योगा में रिलैक्सेशन की टेक्निक सिखाते हैं। स्पेशली शवासन इज वेरी वेरी यूजफुल। तो जैसे नमस्ते, मैं हूं रुजुता मेहता, आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की चीफ डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे डाइट फॉर हाइपरटेंशन। जैसे आपको मैडम ने बताया कि ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि डाइट से किस हिसाब से आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोगों का ये मानना है कि जब मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है तो मुझे नमक बंद कर देना चाहिए, जो बहुत ही गलत है। आप अपने डाइट में नॉर्मल नमक के बदले अगर आप सेंधा नमक डालते हो या लो सोडियम नमक डालते हो तो उसको नॉर्मल मात्रा में लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर लाने पड़ेंगे। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपके खाने में नमक कम है तो उस पर नमक ना डालें, पर उसके बदले अगर आप नींबू का जूस या तो कोकम डालें तो उससे आपका जो टेस्ट है खाने का वो वही रहेगा और आपको खाने में ज्यादा मजा भी आएगा। क्योंकि जब आप ऊपर से नमक डालते हो तो बॉडी में और ब्लड में वो काफी इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसके वजह से आपका सोडियम लेवल, मतलब जो सॉल्ट कंटेंट है ब्लड का, वो कम हो सकता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। पोटेशियम रिच फूड्स, पोटेशियम जो कोकोनट वाटर, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, पपाया, बनाना, पटेटोज, मूंग, सोयाबीन, तुअर दाल, चना दाल, इन सब चीजों में जो प्रेजेंट होता है, अगर आप इसका सेवन अच्छी तरह से करें तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। क्योंकि जब आपके ब्लड में पोटेशियम इंक्रीज होगा तो सोडियम की लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि जैसे ओटीसी प्रोडक्ट्स माने सॉस, पिकल्स, पापड्स, रेडी टू ईट मील्स, जो कहते हैं कि घर जाकर आपको सिर्फ खाना गर्म करना होता है, इन सब चीजों में प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं, जिसमें नमक की मात्रा भी काफी अच्छी होती है। अगर आप इनका सेवन ज्यादा करते हो तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स में नमक ज्यादा होता है इसके वजह से। तो ये ओटीसी प्रोडक्ट्स को अगर आप जितना कम खाएं या ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप खाना खाने बैठते हो, अगर आप सैलेड्स जैसे अनियन है, गार्लिक है, टमेटोज है, क्यूकम्बर है, इन सब चीजों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा अच्छी होती है और ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छी है। माने जैसे प्याज है, अगर आप दिन में आधा प्याज 2 बार ले और 2 कली लहसुन की ले सुबह उठ के, तो भी आपको इससे काफी फर्क पड़ता है। ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर के लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि उनको अपना जो गुस्सा है या दिमाग है उसे शांत रखना है। रोज कम से कम आधा घंटा वॉक करना उनके लिए काफी जरूरी है। उनको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए, ताकि ये जो सारी टॉक्सिन्स है बॉडी की वो सारे यूरिन में बाहर निकल जाए। प्लस जैसे फ्रूट्स है, सैलेड्स है, ककड़ी, टमाटर, गाजर, बीटरूट, कैबेज और लीफी वेजिटेबल्स है, और बाकी सारी पत्ता गोभी है, फ्लावर है, फ्रेंच बीन्स है, इन सब चीजों का सेवन जब आप ज्यादा करते हो तो ऑटोमेटिकली जो ओबेसिटी, जो और एक कारण है ब्लड प्रेशर का, वो भी उसमें आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं।
प्लस इन सब चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी जो खाने की मात्रा है दूसरे चीज़ों की वो भी कम हो जाती है। आप लोग ये भी ध्यान में रखिए कि आप लोगों को हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन ये देख लीजिए कि बाहर से जैसे आप चिवड़ा ले लिया आपने या कोई फ्राइड फूड या वेफर्स ले लिया, तो इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि आपको पता है उस पर भी नमक की कोटिंग ज़्यादा होती है। जब भी आपको भूख लगे तो आप बाहर से सूखा भेल है, पॉपकॉर्न्स है, फिर आप स्प्राउटेड भेल है, चना भेल है, रोस्टेड चनाज है, अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हो तो इससे आपका पेट भी भर जाएगा और दूसरी चीज़ों के खाने का आपको टेम्पटेशन भी नहीं रहेगा। आप लोगों को ये भी जान के खुशी होगी कि आप अपने खाने में नट्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हो। तो अगर आप बादाम, अखरोट और काले मनुके, अंजीर इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो बादाम, अखरोट आप और काली किशमिश आप लोगे वो रात को भिगोए हुए रहने चाहिए, क्योंकि उसमें का जो सॉल्ट कंटेंट है वो पानी में निकल जाता है। और सवेरे जब आप वो भिगोया हुआ बादाम लेते हो तो उसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट है वो डबल हो जाता है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको विद स्किन खाने हैं। आपको लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि ड्राई फ्रूट्स में काजू है, पिस्ता है, वो आप नहीं ले रहे। तो दर्शकों, हमें लग रहा है कि हमने आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। हम आईपीसी में यही देखते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका डाइट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उसका लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ों को देखकर हम उसका एक डाइट प्लान करते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है इन सब चीज़ों को या इन सब गाइडलाइंस को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो उससे आपको काफ़ी असर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जब हाइपरटेंशन की बात आती है, आपको पता है ब्लड प्रेशर, जब भी कोई कहता है मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, तो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं 120/80। एनीथिंग मोर देन 140/90 इज कंसिडर्ड एज हाइपरटेंशन। अभी आप देखते हैं इसमें दो वैल्यूज हैं, एक ऊपर का वैल्यू है और एक नीचे का वैल्यू है। तो जो ऊपर का है उसे कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो नीचे का वैल्यू है उसे कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन भी दो तरीके के होते हैं, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी तरीके से अपने जो ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे हार्डन होते जाते हैं, कड़क होते जाते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो सब में होती है। साथ साथ में अगर अपना खाना ठीक से नहीं है, अपना लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, फैट कंटेंट अपने खाने में ज्यादा है, तो ये सभी ब्लड वेसल्स को अंदर की तरफ से थोड़ा सा फैट डिपोजिशन होना चालू होता है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि वो ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन मतलब इंटरनल डायमीटर कम होता जाता है। तो अभी पहले जितना खून वो आर्टरी में से जाता था उतना ही खून अभी भी जाए तो भी उसका ल्यूमेन कम होने की वजह से उस पे प्रेशर ज्यादा आता है। ये कहेंगे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है? जो ऊपर का प्रेशर है। ये ऊपर का प्रेशर क्या है? तो जो फोर्स, जिस फोर्स से अपना हार्ट बाहर ब्लड फेंकता है उस फोर्स को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़े तो भी अपने हार्ट पे लोड आता है, क्योंकि अभी उसे बहुत फोर्सफुली पंप करना पड़ता है। अपना हृदय या अपना हार्ट भी एक स्नायु है, तो इसी तरीके से अगर उसको कंटिन्यूअसली ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ा तो हो सकता है ये कभी ना कभी फेल हो जाए। तो ये हाइपरटेंशन कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना। आज मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में यहां बताऊंगी। यहां हम जो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो एक फिट प्रिंसिपल पे करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप और टाइम। फ्रीक्वेंसी होती है 3 या 5 बार हफ्ते में। इंटेंसिटी मतलब कितना विगरसली आप एक्सरसाइज करिए। इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट कहलाता है। जब स्ट्रेस टेस्ट होता है तो आपको आपका एक फंक्शनल कैपेसिटी समझ में आता है, मतलब आप कितना परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क।
ये जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है उसमें भी ऐसे दिखाया जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा या आपका हार्ट रेट रिस्पॉन्स तो ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल जब आता है कोई भी आदमी या पेशेंट तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद वो प्रेशर अपेक्षा से ज्यादा बढ़ता है, एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा बढ़ता है। इसे हम कहेंगे हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। ऐसे पेशेंट्स को एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन अलग तरीके से किया जाता है। ये हमें पता चलेगा ट्रेडमिल टेस्ट पे। तो जब ये ट्रेडमिल टेस्ट होती है और अगर इधर हमें समझता है कि इसका हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स है तो हम उनको उतना हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं देते हैं। जैसे मैंने फिट प्रिंसिपल में कहा, तीसरा पॉइंट है टाइम। नॉर्मली देखा जाए तो 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज होना जरूरी है। अगर आप सब सीईओज हैं, सब ऑफिशियल्स ऐसे हैं कि जहां बहुत बिजी शेड्यूल है और टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो आप स्प्लिट एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 15 या 20 मिनट सुबह में एक विगरस एक्टिविटी किया, शाम को किया, तो भी आपको सिमिलर इफेक्ट्स मिल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस जब आप एक्सरसाइज करते हो लगातार काफी दिन के लिए, तो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनका भी प्लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप कोई रबर ट्यूब का एग्जाम्पल ले जो हम कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते जाते हैं, तो अगर आप देखें तो उसके एजेस पे क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके ब्लड वेसल्स में भी इंजुरीज हो सकती है और इस इंजुरीज के साथ साथ उधर ब्लड के में से कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते जाते हैं कि उधर एक क्लॉट बनना या प्लाग बनना चालू होता है जो कि आगे चल के ब्लॉक बन जाता है। तो ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। एसीटी के साथ बहुत बार हम लोग ने देखा है कि आपकी ये प्लायबिलिटी बहुत इंप्रूव होने में मदद होती है। इसके साथ साथ में जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके आर्टरीज की प्लायबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। तो ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो कम करने में काफी मदद मिलती है। आपको एक अच्छा फील होता है। बहुत बार इस टेंशन्स में लोग कोई ना कोई हैबिट का शिकार होते हैं। उससे अच्छा है कि आप एक अच्छी लत लगाएं जो कि एक एक्सरसाइज हो। अगर रेगुलरली आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये अच्छी हैबिट इस तरीके से काम करती है कि आप अगर नहीं करो एक दिन तो आपको कुछ मिस आउट किया है ऐसे लगता है। और ये एक अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो कि आपको डेफिनेटली लगानी चाहिए। तो आज मैं हाइपरटेंशन के बारे में एंड में आपको इतना ही बताऊं कि हाइपरटेंशन के लिए एक्सरसाइजेस जरूरी जरूर है, साथ साथ में आपका डाइट कंट्रोल भी जरूरी है। लेकिन ये एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एक स्पेशलिस्ट पर्सन के हाथों होना भी उतना ही जरूरी है। जैसे मैंने बोला, अगर किसी पेशेंट्स को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो उसके लिए एक्सरसाइज का इंटेंसिटी कम रखना जरूरी है। तो हो सके तो खुद को आफ्टर 35 या 40 खुद के कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए इसके लिए आईपीसी में मार्गदर्शन जरूर पाइए। थैंक यू। हाइपरटेंशन का और मन का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा संबंध है। हमारे विश्व को, किसी भी चीज को अगर हम दो हिस्सों में बांटना चाहें तो हम उसे स्थूल और सूक्ष्म इन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। स्थूल का मतलब यह हुआ कि जो चीजें आपको दिखती हैं, जो चीजों को आप छू सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, वो हुआ स्थूल विश्व। सूक्ष्म विश्व वो होता है जो आंखों को दिखता नहीं, माइक्रोस्कोप को भी दिखता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को भी दिखता नहीं, उसके लिए बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। वो होता है सूक्ष्म विश्व। इस विश्व को आप अपने मन का विश्व कह सकते हैं। स्थूल विश्व में आप देखेंगे कि आपके आसपास जो घटनाएं घटती हैं वो हमेशा आपके अनुकूल नहीं होती, जिसकी वजह से आप परेशान होते रहते हैं। काफी प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। उस तरह धीरे धीरे उसका असर हमारे सूक्ष्म विश्व पर होने लगता है, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल्स पर, हमारे एटम्स पर, हमारी सेल्स पर,
और उसकी वजह से धीरे धीरे ऑर्गेनिक यानी कि हमारे जो अंदर के इंद्रिय हैं, अवयव है, उनके ऊपर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगता है, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर आता है, हमारा मस्तिष्क आता है, हमारा हार्ट आता है। अल्फा थिंकिंग में यह सिखाया जाता है, आपको इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप सबसे पहले आपके सूक्ष्म विश्व के अंदर जाके यानी कि ऑन द मेंटल लेवल आप आसपास की सारी चीजें अनुकूल करें, प्लेजेंट करें, जिससे आपको आनंद मिले, जिससे आपकी सेल्स, आपकी मॉलिक्यूल्स खुश रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। बिलीव मी, ये मेंटल टेक्निक से आपके सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ती है, उनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे उसका असर स्थूल यानी कि आपके ऑर्गन्स पर होता है, आपके दूसरे स्थूल विश्व पर होने लगता है। ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स कंड्यूसिवली ऑन योर ब्लड प्रेशर, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट एज वेल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन अगर बहुत सालों तक रहा, उसका ठीक तरह से इलाज नहीं किया गया, तो एन्यूरिज्म नाम का एक गंभीर विकार या विकृति हमारे शरीर में पैदा होती है। एन्यूरिज्म यानी कि ब्रेन में या हमारे रक्त वाहिनी में किधर भी एक किस्म का ट्यूमर आता है और वो किसी भी वक्त, किसी भी दिन वो फट सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को अगर आप अल्फा थिंकिंग के जरिए रोकें, प्रॉपर मेडिटेशनल प्रैक्टिस की वजह से रोकें, तो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, वो अच्छी तरह मैनेज होता है या शायद बहुत बार क्योर भी हो सकता है। यानी कि एन्यूरिज्म या उस प्रकार की किसी भी गंभीर बीमारी को होने से आप बहुत साल पहले जड़ में ही रोक सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपाली आईपीसी होलिस्टिक सेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में। जैसे आप लोग बहुत लोग जानते ही होंगे कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हाइपरटेंशन के लिए शुरू करने के लिए ये सारे पेशेंट्स अपनी एलोपैथिक मेडिसिन इमीडिएटली स्टॉप करते हैं, जो कि ये सालों साल से लेते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम मेडिसिन इमीडिएटली स्टॉप करते हैं तो उसका एक रिबाउंड इफेक्ट शरीर पे हो जाता है और उसकी वजह से अचानक से ये हाइपरटेंशन शूट होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए जब भी हम डिसाइड करते हैं कि आईपीसी होलिस्टिक सेक्शन में किसी को अगर हाइपरटेंशन के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करना है, तो पहले तो उसके एलोपैथिक ड्रग्स को हम उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ सेटल करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जब इनकी प्रकृति को हम जान लेते हैं, उसके अनुसार उनको जब क्लेंजिंग डाइट दिया जाता है और धीरे से ये जब आयुर्वेदिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका इफेक्ट रूट कॉज तक हो जाता है और इसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। फिर हम एलोपैथिक मेडिसिन को धीरे धीरे ही रिड्यूस करते हैं। इसलिए बिना कंसल्टेशन के ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हम यहाँ पे यही आपको एडवाइस करते हैं कि अनलेस एंड अनटिल पेशेंट की कंप्लीट बॉडी की स्टडी हुए बिना अगर कोई भी मेडिसिन ली जाती है तो वो उसे इफेक्ट बिल्कुल नहीं करती है। अब ये ट्रीटमेंट के साथ साथ हम यहाँ पे, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको शिरोधारा के बारे में बताया था, ये बहुत ही इफेक्टिव पंचकर्मा ट्रीटमेंट इसके साथ दी जाती है। तो दोस्तों, अपने अवेयरनेस को बढ़ाइए और पूरी जानकारी के बिना कोई भी मेडिसिन लेना हानिकारक होता है। दोस्तों, अभी तक आपने सारे एपिसोड्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टिप्स मिल रही होंगी और अपनी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाने के लिए और भी कुछ क्वेरीज होंगी उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें लिखते रहिए, हमें ईमेल भेजिए और डेफिनेटली देखते रहिए आईपीसी हेल्थ केयर शो। धन्यवाद। युक्ता